बच्चों वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का वीडियो और क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 है हमारा और चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 वीडियो का। बच्चों इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया था हमने, उसमें आपको इंट्रो भी कराया था चैप्टर से। इंट्रो कराने के साथ साथ कुछ टॉपिक्स को भी पढ़ा हुआ था वहाँ पे बच्चों आज जो पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, बिकॉज ये जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे वो क्लास 10th में पढ़े जा चुके हैं पहले से। ठीक है बच्चों, आज के जो टॉपिक्स हमारे रहेंगे वो रहेंगे ओम्स लॉ। सभी ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल का रेजिस्टेंस में क्या होता है, ठीक है, या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट रिलेशन क्या होता है, V = IR। ठीक है, तो बच्चों वही हमारा ओम्स लॉ यहाँ पे कॉपी हुआ है, कोई भी नई चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। ओके बच्चों, इसके अलावा दूसरा टॉपिक हमारा रहता है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो V = IR, R हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये टॉपिक भी हमारा क्लास 10 में पुटअप था बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस। हाँ, इस टॉपिक को थोड़ा सा नया कह सकते हैं, बट नया नहीं है ये। रेजिस्टेंस का अपोजिट वैल्यू जो होती है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। और इसके बाद रेसिस्टिविटी और कनेक्टिविटीज इन टॉपिक्स को पढ़ना है बच्चों। इसके जस्ट बाद से जो टॉपिक्स हमारे आएंगे वो क्लास 12 के लिए पूरे न्यू टॉपिक्स हमारे लिए मिलेंगे। ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो के जो हैं वो सारे ओल्ड ही हैं हमारे। ठीक है, बस इसको जल्दी से रिवाइज करना है और आगे के टॉपिक से पहुँचना है हम लोगों को बच्चों को। ठीक है, मैंने पहले बताया था बच्चों बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स पुटअप करने हैं यहाँ से, और बहुत सिंपल चैप्टर है, हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू। ओके, तो यहाँ देखते हैं पहला टॉपिक ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज हम लोग याद कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है यहाँ से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों इसका मीन सभी को मालूम है कि किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी मेजरमेंट के लिए हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर कनेक्टर्स में कह सकते हैं। जो हमारा फ्लो ऑफ करंट आई होता है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, V के होता है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्लो ऑफ करंट, आई का मतलब क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो इसी पॉइंट्स के हम यहाँ का स्टेटमेंट याद कर सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्लो ऑफ करंट I प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मैं यहां से रब कर देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस PD, शॉर्ट में लिखते हैं इसको PD, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स, और इसका फॉर्म हो गया यहां से I प्रोपोर्शनल टू V। ओके बच्चों, दैट इज द स्टेटमेंट फॉर द ओम्स लॉ, एंड यहां से इसकी उसी को फॉर्म में लिखा, वैल्यूएबल फॉर्म में लिखा हुआ है I इक्वल टू, जब ये सिंबल हटाया जाता है इक्वल का सिंबल आता है, और इस जगह बच्चों क्या होता है, एक कांस्टेंट ऐड होता है, और यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट ऐड होगा जाके, R रेजिस्टेंस का। ठीक है, I इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे। अगर हम लोग कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू B है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि V जो है वो भी प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के। ओके बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V, और मैंने इस सिंबल को हटाया, V इक्वल टू, और क्या हो गया I इंटू R, एक कांस्टेंट यहाँ पर हमारा ऐड हो गया। ठीक है बच्चों, तो V इक्वल टू IR इज द ओम्स लॉ। बच्चों बात करते हैं R की, वेयर R हमारा क्या है, R इज ए कांस्टेंट एंड R को बोलते क्या है, R इज नॉन एज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस बोला जाता है। ओके बच्चों, V इक्वल टू IR, R हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, और R की जो वैल्यू है, R को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स। तो बच्चों ये था टॉपिक हमारा कौन सा था, ओम्स लॉ। बच्चों एक छोटा सा टॉपिक यहाँ से और बनता है कि ओमिक कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। ओमिक मीन्स वो सारे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो कौन से होते हैं, ओमिक होते हैं, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन ओमिक। उसको टॉपिक कहीं पढ़ लेते हैं, ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ओमिक के लिए।
तो दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ कंप्लीटली Ohm's law completely is known as ohmic conductors. ठीक है बच्चों, मीन्स V इक्वल टू आई आर, या किसी पर्टिकुलर बॉडी में कंडक्टर्स में V जो प्रोपोर्शनल अगर I के रहता है कंडीशन में, तो वो कंडक्टर्स कौन सा कहलाएगा बच्चों? ओमिक कंडक्टर्स कहलाएगा. मीन्स दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ कंप्लीटली इज नॉन एज द ओमिक कंडक्टर्स. इसके अलावा सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही कौन सा? नॉन ओमिक. नॉन ओमिक बच्चों कौन सा होता है? विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ. जो बच्चों ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है वो कौन सा कंडक्टर्स होता है? नॉन ओमिक. बच्चों एक बड़ी फनी कंडीशन यहाँ पे आती है कि क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल बताइए, नॉन ओमिक कौन सा है और ओमिक कौन सा है. तो बच्चों हमारे पास एट द प्रेजेंट इज कोई भी ऐसा कंडक्टर्स नहीं है जो कंप्लीटली ओम्स लॉ को ओबे करता हो. मीन्स देयर इज नो कंप्लीटली ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है बच्चों, मीन्स एक कंडीशन के बाद में ये जो फॉर्मूला है वो गलत हो जाता है. कैसे गलत हो जाता है देखते हैं इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे. लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास एक मेटल है. क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आता है कि सारे कंडक्टर्स ओमिक कंप्लीटली क्यों नहीं होते हैं. ठीक है, या ओम्स लॉ एक कंडीशन के बाद गलत साबित हो जाता है. कैसे होता है देखिए जरा. मेरे पास एक मेटल की सीट है. लेट्स सपोज कोई भी मेटल हो सकती है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कोई भी यहाँ पे सीट ले सकते हैं हम लोग. लेने के बाद में हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर सीट में करंट को फ्लो कराया. और बच्चों जैसे ही हमने उसमें करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने के बाद ये एक अच्छा कंडक्टर है, लेट्स सपोज ये कॉपर का है या ये सिल्वर का है, तो बच्चों तुरंत से इसमें करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा. मीन्स हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ती है. पोटेंशियल की एनर्जी होती है, तो मैंने इसको V दिया, वोल्टेज दिए, और उसके बदले हमें इसमें करंट मिला. ठीक है, डिवाइसेस हमारे पास होती है, वोल्टमीटर और अमीटर. ओके, मैं एक जनरल सी वैल्यू हम मान लेता हूँ कि लेट्स सपोज एक ग्राफ बना के शो अप करता हूँ इसको. ये V की वैल्यू है और ये I की वैल्यू है. लेट्स सपोज बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे 0 वैल्यू थी तो I की वैल्यू भी 0 थी. और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको 1 वोल्ट दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे सपोज करिए 0.1 एम्पियर करंट आ गया. ठीक है, इसके बाद मैंने इस वैल्यू को इंक्रीज किया, वोल्टेज को इंक्रीज किया, वोल्टेज को मैंने डबल कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया. मैंने यहाँ पे देखा कि 0.2 एम्पियर करंट हो गया. ठीक है बच्चों, इसके जस्ट बाद मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ाया, 4 कर दिया, तो मैंने देखा इसकी वैल्यू भी कैसे हो रही है, डबल हो जा रही है, 0.4. लेकिन बच्चों जैसे ही मैंने 4 वोल्ट के बाद इसको 8 वोल्ट किया, अब मैंने यहाँ पर देखा कि इसकी वैल्यू अब 0.4 की 4 ही है. इट डज नॉट इंक्रीज. वाई? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बच्चों सिंपल सी बात है कि जब मैंने इसको इस मेटल सीट में इस पोटेंशियल की एनर्जी को दिया था, तो इसके अंदर करंट आया. और करंट आने का रीज़न बच्चों क्या होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना. ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो अपना करंट बनाते हैं. ओके बच्चों, अब जब करंट यहाँ पर डेवलप करते हैं, डेवलप करने से क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको 1 वोल्ट दिया, 1 वोल्ट देने के बाद में क्या कुछ पर्टिकुलर करंट मिला. मैंने यहाँ पे ग्राफ डेवलप किया. ग्राफ डेवलप करने के बाद में V और I के ग्राफ बनाते हैं. और बच्चों हाँ, एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए, तो V और I के ग्राफ ओम्स लॉ की आना चाहिए. वो कैसा आना चाहिए, इट बिकम्स स्टेट. ये स्टेट होता है, मतलब जो स्टेट लाइन है हमारी वो शो करती है किसको, रेजिस्टेंस को, जो कांस्टेंट को शो करता है. मैंने यहाँ पे ग्राफ डेवलप किया इस पर्टिकुलर मानी हुई वैल्यू के लिए, V फॉर पोटेंशियल और I फॉर करंट के लिए. 0 वैल्यू पर 0 हो गया जाके हमारे पास. मैंने इंक्रीज करना शुरू किया, 1 वैल्यू तो 0.1, 2 वैल्यू 0.2, 4 वैल्यू 0.4, ऐसे कुछ वैल्यूज को मैंने ग्राफ के तौर पे यहाँ पे नोट किया. एक स्टेट लाइन डेवलप हो जाती है इस तरीके से. लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 8 पे रखा के, तो मैंने देखा ये वैल्यूज वोल्टेज की हमारी कितनी है, 8 हो जाती है. यहाँ से मैंने वोल्टेज तो बढ़ा दी है, बट यहाँ पे जो करंट है वो हमारा अब 0.4 का 4 ही है. मीन्स ये वैल्यू ऊपर चली गई इस तरीके से. आई हमारा नहीं इंक्रीज किया, और जब आई इंक्रीज नहीं किया तो क्या ये ग्राफ यहाँ वाली पोर्शन क्या ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है? नहीं. हर जगह पे स्ट्रेट लाइन जो है, मतलब ये वाला जो मेटल सीट है हमारी, वो केवल इतने ही पोर्शन में ओम्स लॉ को ओबे कर रही है, इसके आगे नहीं कर रही है. इसका रीज़न यही है कि बच्चों मान लीजिए इस मेटल सीट के पास इलेक्ट्रॉन्स टोटल थे 100. ठीक है, जैसे ही हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी दी, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने फ्री होकर अपना करंट बनाया. ठीक है बच्चों, मान लीजिए उन 100 में से 10 ने बनाया तो हमें 0.1 एम्पियर करंट मिला.
10 के बाद 20 ने बनाया, 0.3 बना। अब जैसे इन्हें 4 वोल्ट दिया, वो सारे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, करंट पूरा बना दिया। अब इस मेटल शीट के पास इलेक्ट्रॉन्स और है ही नहीं जो और एक्स्ट्रा करंट बना सकें। जब और है नहीं तो मैं जैसे वोल्टेज और बढ़ाया, बाहर से एनर्जी और दी, लेकिन इसका करंट इंक्रीज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ जाके बच्चों कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स ने करंट अपना बना दिया, अब करंट की वैल्यू और इंक्रीज नहीं करेगी। और ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है कि लगातार आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए, लगातार आपको इंक्रीज किया हुआ करंट मिलता जाएगा बच्चों। क्या ये इसमें कंडीशन लगा रही है? नहीं। इसी वजह से बच्चों आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप मेटल्स के लिए बोल सकते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बोल सकते हैं, आप सेमी कंडक्टर्स के लिए बोल सकते हैं। इन सारी कंडीशंस में क्या होगा जाके, मान लीजिए मेरे पास एक आर्सेनिक या किसी सिलिकॉन की रॉड है, ठीक है बच्चों, वो एक सेमी कंडक्टर्स होती है। वो क्या करेगी, सेमी कंडक्टर्स का मतलब होता है कि पहले वो करंट को अलाउड नहीं करते हैं, बाद में करंट को अलाउ कर देते हैं। तो बच्चों सिंपल सी भाषा में कि पहले वो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बाद में आना शुरू होगा। तो अगर हम कंप्लीटली देखते हैं तो वो भी हमारा कैसा है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स में ही आता है, कंप्लीटली ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। इसी वजह से बच्चों आज की तेज में, प्रेजेंट एज में ऐसा कोई कंडक्टर्स हमारे पास नहीं है जो कंप्लीटली ओम्स लॉ को ओबे करता हो। हाँ, एक पार्शियल कंडीशन में वो ओबे करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कंडीशन थी किसके लिए, ओमिक के लिए और नॉन ओमिक के लिए। क्वेश्चन यहाँ से क्रॉस भी बन जाता है कंपटीशंस में कि वाई ऑल द कंडक्टर्स आर नॉट नॉन ओमिक। ठीक है, ओमिक कंडक्टर सारे ओमिक नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीजन तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। इस तरीके से ग्राफ बना के उसका आंसर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हमारा कौन सा था, ओम्स लॉ से था। सिमिलरली अब हमें पढ़ना है रेसिस्टेंस के बारे में, और रेसिस्टेंस टॉपिक जो है उसके लिए आप बिल्कुल सेम इसका जो वर्ड है उसी से आप डेफिनेशन की निकाल सकते हैं। कैसे, रेसिस्ट प्लस एंस। बच्चों एंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो होना, और रेसिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। तो रेसिस्ट प्लस एंस क्या हो गया बच्चों, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर्स टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। जैसा वर्ड उसके अकॉर्डिंग ही इसकी डेफिनेशन बना ली जाती है। ओके, देखिए रेसिस्ट प्लस एंस, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, टू अपोज, एंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट। तो बच्चों टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। सिंबल क्या होता है बच्चों, आर, पहले निकाल चुके हैं इसका हम सिंबल, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा रेसिस्टेंस का वो भी हम लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। कौन सा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है बच्चों, और ये डिस्कस किसने किया था, ओम ने। इसी वजह से जो रेसिस्टेंस आर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और बच्चों इसका सिंबल की अगर बात करते हैं तो सिंबल में हमारा बिल्कुल ओम का सिंबल इस तरीके से बन जाता है। ओके, रेसिस्टेंस कंफर्म हुआ आपको। रेसिस्ट प्लस एंस कह सकते हैं, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। फॉर्मूला हमारा यहीं से मिल जाएगा, आर इक्वल टू बी अपॉन आई से, और इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, ओम रहेगी, और सिंबल ओम का ये होता है बच्चों। कंफर्म, तो हमारे टॉपिक्स दो कंफर्म हो गए, एक ओम्स लॉ और एक रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं जो प्रॉपर्टी होती है, मींस रेसिस्टेंस कोई वैल्यू नहीं है, हर किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी है करंट को फ्लो होने का, अपोज करने की। कंडक्टर्स के पास में कम होती है, मेटल्स के पास में कम होती है, सेमी कंडक्टर्स में ज़्यादा होती है, एलॉयज के पास उससे ज़्यादा होती है। तो ये सब क्या है, अपोज करना, करंट को अलाउ नहीं करना मूव करने के लिए। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, रेसिस्टेंस कहलाती है बच्चों। ठीक है, अब कंडीशन आ गई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस या किसी भी कंडक्टर्स में करंट के फ्लो होने की प्रॉपर्टी को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। मतलब कोई ऐसा फैक्टर्स है इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा दें या घटा दें उस पर्टिकुलर कंडक्टर। मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर का वायर है, और कॉपर के वायर में हमने करंट दिया, और करंट देने में करंट इजीली फ्लो हो रहा है उसमें। और दैट सपोज मेरे पास उसकी जगह पे निक्रोम का रिप्लेस कर दिया हमने, तो निक्रोम वाले वायर में देखते हैं करंट उतना नहीं फ्लो हो पा रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, अपोज करता है। उसके पास बच्चों रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स अपोज करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो मीन्स हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा। लेने के बाद में आगे टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को। ठीक है बच्चों, देखते हैं जरा। इसमें बच्चों फैक्टर्स का नंबर बनाता है हमारा, आर जो है प्रोपोर्शनल करता है लेंथ पर। लेट्स सपोज मान लीजिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है अपोज करने का, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का। तो सिंपल बच्चों, अगर मान लीजिए कि हमारी किसे हमारा वो प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। मीन्स लेट्स सपोज मेरे पास एक छोटा सा कनेक्टर है, मान लीजिए उसकी लेंथ कुछ इतनी बड़ी है। ठीक है, मैंने उसकी लेंथ को डबल कर दिया, बढ़ा के इतना बड़ा। पहले करंट को फ्लो होना था यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, तो बच्चों अपोजिंग कहाँ होगी, इतने में होगी जाके। और मान लीजिए उसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया, डबल करने के बाद बच्चों क्या होगा जाके, उसकी अपोजिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ जाके कि पहले करंट को छोटी सी लेंथ में अपोज होना था, मीन्स इतनी लेंथ में अपोज होना था। अब मैंने लेंथ डबल कर दी, तो लेंथ डबल करने का मतलब इसकी लेंथ एल थी, अब मैंने 12 कर लिया, तो ऑब्वियसली इसकी जो रेजिस्टेंस होगा जाके इसका कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है,
तो पहला फैक्टर कौन सा होता है, लेंथ। अगर किसी भी कंडक्टर्स की लेंथ अगर छोटी होती है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी कम होगा, वो कम अपोज करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर्टी का। और इसके अलावा अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला फैक्टर कौन सा होता है, लेंथ वाला। सेकेंड नंबर बच्चों आता है रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/A। ए क्या होता है यहाँ पे, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों मालूम होना चाहिए आपके इस चैप्टर में हर जगह पे एरिया क्रॉस सेक्शन ही लगाया जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स लेट सपोज ये बाहर है तो इसका ये क्रॉस करने वाला एरिया गोल साइड, ठीक है। पूरा एरिया नहीं लेना होता है क्योंकि करंट को क्रॉस कहाँ से करना, यहाँ से। तो जितना एरिया होगा जाके तो उसके कैसा होता है, इन्वर्सली होता है। सिंपल। अगर मान लीजिए एक छोटा सा पतला सा वायर हमारे पास है, उसका एरिया पर्टिकुलर ही है। अब मान लीजिए एक और वायर हमारे पास है जिसकी मेटल तो सेम है बट उसका एरिया इसका डबल है, ये वाला एरिया रहा उसका। तो सिंपल, अगर हम आपसे पूछते हैं करंट इजीली किसे मूव कर लेगा, तो इसमें कम मूव कर पाएगा, इसमें इजीली मूव कर पाएगा। सिंपल सी बात है। एक छोटा सा दरवाजा है और उसकी चौड़ाई मान लीजिए 2 फुट की है, तो 4 आदमी को इकट्ठा निकलना होगा तो नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर हम उसके विड्थ जो है बढ़ा देंगे, ऑब्वियसली डबल कर देंगे, तो क्या होगा जाके ईजिली। तो अपोज किस में ज़्यादा होगा, छोटे वाले में ना। इसीलिए रेजिस्टेंस जो है एरिया कैसा होता है, इनवर्सली। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अपोज करने की प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, कम। ठीक है बच्चों। तो पहला फैक्टर कौन सा है, लेंथ, और दूसरा कौन सा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों और दूसरे में कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों। बात करते हैं थर्ड टॉपिक के लिए। थर्ड फैक्टर होता है बच्चों इसका कौन सा, मटेरियल। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रहता है यहाँ पे। मेरे पास, मैं मार्केट में जाता हूँ, मार्केट में जाने के बाद बच्चों 2 वायर खरीदता हूँ और जब वायर लेने वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ कि 2 वायर जिनकी कॉस्ट अलग अलग है बट कलरिंग जो है वो सेम है, मटेरियल भी एक ही है, मीन्स कॉपर के दोनों बने हुए हैं। मैंने उनसे ये बोला कि भाई एक वायर है 15 रुपये का, एक है 20 रुपये पर मीटर का है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उसने वायर को तुरंत उसकी जो इंसुलेशन पार्टिकल था रबर थी उसको हटाया, दिखाया उसके अंदर जो पार्टिकल मटेरियल निकल के आया वो कम वायर निकल के आया। और जो बड़ा 20 रुपये वाला वायर था उसमें देखा कि भाई बहुत सारा वायर इकट्ठा निकल के आ गया, उससे ज़्यादा वायर निकल के आ गया। मीन्स क्या, मटेरियल ज़्यादा है। तो अगर मटेरियल ज़्यादा होगा तो करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर मटेरियल चेंज हो जाता जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारा कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं मटेरियल के लिए और क्या एग्जांपल हो सकता है। मेरे पास मेटल्स अलग अलग है। लेट्स सपोज बी हैविंग द कॉपर वायर एंड सेकंड इज द आयरन वायर। अब सेकंड हमारे पास आयरन का वायर है तो उसके प्रॉपर्टी अपोज करने की ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कॉपर का कम होता है। तो ये भी तो मटेरियल में डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है मटेरियल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये नहीं बताना होता है प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मटेरियल चेंज होगा तो क्या होगा, मटेरियल डिपेंड ऑन मटेरियल डिपेंड। ठीक, डिपेंड ऑन मटेरियल कह सकते हैं हम लोग बच्चों, कंफर्म। तो मटेरियल चेंज होने पर उस पर्टिकुलर कंडक्टर्स का क्या होता है, रेजिस्टेंस भी हमारा चेंज हो जाता है। ओके बच्चों। तो 1, 2 और 30 और लास्ट फैक्टर हमारा कौन सा आता है, टेम्परेचर के लिए। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है बच्चों कि टेम्परेचर की इंक्रीज होने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो बच्चों मालूम होना चाहिए ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं अलग अलग मटेरियल्स के लिए। मीन्स अगर हमारे पास मेटल है तो उसके लिए केस अलग है। मीन्स अगर मेटल की बात करेंगे तो टेम्परेचर में इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज होता है। इसके अलावा बची हुई सारी बातें किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए बात कर लेते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर लेते हैं, या गैस के लिए बात कर लेते हैं। गैस तो वैसे इंसुलेटर होती है, गैस के लिए बात कर लेते हैं, अदर पार्टिकल्स के लिए बात कर लेते हैं। वहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन इसका कैसे इफेक्ट करेंगे, ये सोल्व कैसे करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होने वाला है, तो उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जाके रेसिस्टिविटी वाले केस में। अभी टॉपिक हमारा रेसिस्टिविटी आएगा और उस केस में उसका टेम्परेचर इफेक्ट पड़ेंगे जाके। तो टेम्परेचर वाले इफेक्ट में वहाँ पे रेजिस्टेंस को भी पढ़ने को मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स पढ़ने दें। फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस कौन कौन सा है। पहला होता है लेंथ के लिए, दूसरा डिपेंड करता है एरिया पर, लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, और एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर आता है मटेरियल पर डिपेंड करता है, और फोर्थ नंबर टेम्परेचर पर डिपेंड। यहाँ पे केवल इतना बोलना है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए कि मेटल्स के लिए आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे जाके रेसिस्टिविटी के टेम्परेचर इफेक्ट में। वहाँ पढ़ना है अभी हम लोगों को, तो वहाँ पे ये टॉपिक कंफर्म हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब टॉपिक आता है हम लोगों को कौन सा, फैक्टर सारे हो गए कंप्लीट। अब आता है कंडक्टेंस। बहुत सिंपल, कंडक्टेंस। तो मैंने भी हाल आपको डेफिनेशन बताई थी रेसिस्टेंस के लिए, रेसिस्ट प्लस एंस, बिल्कुल वैसे ही कंडक्ट प्लस एंस। एंस का मतलब फ्लो ऑफ करंट और रेसिस्ट का मतलब अपोज करना था, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा अलाउ करना।
तो इसका मतलब क्या हो जाए, रेसिस्टेंस जो है वो कैसा हो गया, इसका अपोजिट हो गया जाके। तो हम लोग कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और बच्चों इसका सिंबल जो होता है इट इज डिनोटेड बाई जी, कैपिटल जी से इसको हम लोग लिखते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा G इक्वल टू 1/R, क्योंकि रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए इसकी फॉर्मूला भी कैसा रहेगा, 1/R के बराबर रहता है। कन्फर्म, बहुत सिंपल सा टॉपिक था यहाँ पे। तो अब बात करते हैं इसकी यूनिट के लिए। तो इसकी यूनिट हमें पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है, तो 1/ओम हो जाएगी यहाँ से, या हम लोग कह सकते हैं। और जो यूनिट इसकी होती है ऐसा यूनिट, वो क्या होती है, ओम इनवर्स। ओम का सिंबल ये वाला, ओम इनवर्स, ओके। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स। श्योर बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अब देखिए फैक्टर्स हो गए, बात करेंगे 4th नंबर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आता है रेसिस्टिविटी। बच्चों रेसिस्टिविटी की डेफिनेशंस और उसका फॉर्मूला अभी हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों पॉइंट से ही मिल जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, R प्रोपोर्शनल टू L और यहाँ पे ये 1/A। इन दोनों इक्वेशंस को मैं नोट करता हूँ। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन, और यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। इन दोनों से इक्वेशन से क्या होगा बेटा, R जो है L के प्रोपोर्शनल भी है, R जो है 1/A के प्रोपोर्शनल भी है बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पे R जो होगी जाके दोनों की प्रोपोर्शनल हो जाएगी, L/A। इसको नोट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों। ये हमें पहले से मालूम है, जब भी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक कांस्टेंट हमेशा आता है बच्चों। तो यहाँ पर R इक्वेशन प्रोपोर्शनल साइन हटाया अपने, यहाँ पे इक्वल का सिंबल आ गया और एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पे रो। बिल्कुल वैसे ही जैसे V इक्वल टू IR में हमारा R आया था, बिल्कुल वैसे ही बच्चों यहाँ पे कौन सा आ गया, रो। और रो को क्या बोलते हैं, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी and rho is known as, rho is constant यानी, and rho is known as, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ करंट। बच्चों ये मटेरियल की होती है, जो मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये भी एक अप्रोच करने की प्रॉपर्टी है, बट डिपेंड किस पे करती है बच्चों, मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन है बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू RA अपॉन L, RA अपॉन L क्रॉस कर लिया यहाँ से, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, ओके बच्चों। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन कहाँ से मिले बच्चों, यहीं से मिल जाती है। इस फॉर्मूले को ही डिफाइन करना होता है बस, केवल कैसे, अगर हम बोलें कि इफ़ जो एक पर्टिकुलर कंडक्टर हमने यहाँ पे लिया होगा, उसका एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है एंड उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर मान लेते हैं, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से प्लस करने पर इस प्लेस में रो इक्वल टू R इंटू 1/1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू R, ओके। तो रो किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है बच्चों, कंफर्म। तो इसी से इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of a conductor is 1 meter square per unit length, then resistivity is numerically equal to the resistance of the conductors। ठीक है बच्चों, तो रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से ही मिल जाती है हम लोगों को। नोट कर लेते हैं इसको, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, कंडक्टर और यहाँ बना दिया मैंने, इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट लेंथ बच्चों। अगर एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ कितनी है उसकी 1 मीटर है, तो क्या होगा बच्चों, रो इक्वल टू किसके हो जाएगा, R के। देन रेसिस्टिविटी ऑफ material of conductors
material of conductor is numerically equal to the resistance of conductor। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन भी इस फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ से मिल जाती है रेसिस्टिविटी की। कंफर्म होगा बच्चों? एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो फैक्टर्स थे उन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे नोट किया और वहाँ से इक्वेशन बनाई और यहाँ से पर्टिकुलर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला मिला। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे हमने डिफाइन कर लिया रेसिस्टिविटी के लिए बच्चों। कंफर्म? बिल्कुल सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा इसकी यूनिट क्या बनती है यहाँ से, तो बात कर लेते हैं रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट के लिए। तो बच्चों रो की यूनिट निकालनी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले से निकाल आएगी हमारे यहाँ से। आर की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ क्या होती है? मीटर होती है। एम से एक पावर क्रॉस हो गई, क्या बची बच्चों? ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज बच्चों ओम मीटर। ठीक है, कंफर्म। इसके बाद अब आता है बात इसकी कंडक्टिविटी के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का अपोजिट क्या था? रेसिप्रोकल था। ठीक है, तो जी इक्वल टू 1/r पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी की कैसा होती है? रेसिप्रोकल होती है। और सिंबल जो होता है कंडक्टिविटी का वो क्या होता है? मैं यहाँ पे नोट करें, छोटा सा टॉपिक है, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। वहाँ पे क्या था? जी इक्वल टू 1/r रेसिस्टेंस वाले केस में था और रेसिस्टिविटी वाले केस में यहाँ पे बच्चे होता है सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। रो जो सिंबल है किसका है? रेसिस्टिविटी का है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी और इस फॉर्मूला भी यहाँ से बन जाए सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अगर यूनिट की बात कर लेते हैं तो 1/ρ, रो की यूनिट निकाली हम लोगों ने ओम मीटर, तो 1/ओम मीटर हो जाएगी। इसका मतलब कह सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ कनेक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या है? कनेक्टिविटी टॉपिक हो गया। कंफर्म। इसके बाद बच्चों अब टॉपिक हमारा जो आगे आता है, ये सारे टॉपिक सिंपल से थे। अब टॉपिक जो हमारा आगे आता है वो आता है टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ ऑन रेसिस्टिविटी। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे जानना है। अच्छा यहाँ पे मालूम होना चाहिए बच्चों, हमें जो फाइंड आउट करना होगा वो सबके लिए। अगर हम मेटल्स की बात करेंगे उसके लिए अलग निकालना होगा, सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग निकालना होगा, एलॉय के लिए अलग फाइंड करना, टेम्परेचर इफेक्ट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सारी कंडीशन में अलग अलग टेम्परेचर इफेक्ट को रेसिस्टिविटी में सॉल्व करना होगा। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।